अध्याय 5 भाग 2। भारत को हिला देने वाला घोटाला। 1997 वो वर्ष था जब लालू का पतन शुरू हुआ। ध्यान रहे, ये तो बस शुरुआत थी। लालू बिना किसी पद पर रहते हुए भी कई वर्षों तक बिहार की बागडोर संभालते रहे। ये 2 साल पहले की स्थिति से बिल्कुल अलग था, जब लालू को प्रधानमंत्री पद का एक विश्वसनीय दावेदार माना जाता था। लालू मार्च 1995 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लौटे ही थे। 1950 के दशक में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा के बाद सत्ता में वापसी करने वाले वे एकमात्र मौजूदा मुख्यमंत्री थे। 2 अन्य कारक जिन्होंने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया, वे थे लालू की पार्टी और उनकी जाति। लालू न तो कांग्रेस से थे और न ही किसी ऊंची जाति से। ये 2 विशेषताएं आजादी के बाद से बिहार के अधिकांश मुख्यमंत्रियों में आम है। लालू ने निश्चित रूप से जनमत और उनके वोटों को प्रभावित करने के सही तरीकों की एक चतुर राजनीतिक समझ विकसित कर ली थी। राजनीतिक पंडितों ने लालू की राजनीतिक सफलता को MY यानी मुस्लिम यादव संयोजन के संक्षिप्त रूप से समझाने की कोशिश की, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था। लालू ने लंबे समय से एक ऐसी छवि गढ़ी थी जो बिहार के सबसे गरीब और सबसे कमजोर तबके की पहचान और उनके लिए खड़ी थी। उन्होंने सबसे गरीब लोगों के आर्थिक अधिकारों, हाशिए पर पड़े लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों और ऊंची जातियों के वर्चस्व की वकालत की। लोग, और अक्सर खुद लालू, उनके दूसरे कार्यकाल से पहले ही मजाक करने लगे थे, जब तक समोसे में आलू रहेंगे, लालू बिहार पर राज करेंगे। जब तक समोसे में आलू रहेंगे, लालू बिहार पर राज करेंगे। संक्षेप में, लालू अजेय लग रहे थे। तमाम मुश्किलों के बावजूद उनका राज करना तय था। 25 जुलाई 1997 तक। पटना में 1997 की गर्मियां पिछले कई सालों में सबसे तनावपूर्ण रही। बिहार के दूर दराज के इलाकों में अफवाहें फैलने लगी कि लालू को चारा घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया जा सकता है। जो लोग उससे नफरत करते थे, वे मन ही मन उसे कोसते रहे और यह कहावत दोहराते रहे, भगवान के घर में देर तो होती है, पर अन्याय नहीं। भगवान प्रार्थना जरूर सुनते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो। जो लोग उससे प्यार करते थे, उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। पुलिस में लालू को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। आज तक उसका छोटा सा चेला शहाबुद्दीन उसके घर में घुस भी नहीं पाया है। पुलिस में लालू को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। इतने सालों में वे उसके गुर्गे शहाबुद्दीन को छू भी नहीं पाए हैं। हालांकि जैसे जैसे अफवाहें जोर पकड़ने लगी, वे प्रार्थना करने लगे और अभी भी यही उम्मीद कर रहे थे कि उनका रक्षक आखिरी वक्त में कोई कदम उठाएगा और अपनी आसन गिरफ्तारी से बच जाएगा। मास्टरमाइंड ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उसके विरोधियों को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो गिरफ्तारी से बच नहीं सका। लालू को अंततः चारा घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जुलाई 1997 को जेल भेज दिया गया। हालांकि इस गिरफ्तारी के लिए व्यापक जांच, दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक दांव पेंच, बातचीत और वर्षों की कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी, जिसके तार 1980 के दशक से जुड़े थे। चारा घोटाले की जड़ें विजय शंकर दुबे 1966 बैच के IAS अधिकारी थे, जो बाद में बिहार और झारखंड दोनों के मुख्य सचिव बने। एक स्पष्टवादी अधिकारी के रूप में जाने जाने वाले उन्हें जुलाई 1995 में वित्त विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। दुबे ने न्यूज 18 के एक रिपोर्टर को घटनाक्रम बताते हुए कहा, 1995 से 1996 तक बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब थी कि सरकारी कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिल रहा था। चूंकि हम कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ थे, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि पैसा कहां जा रहा है। आगे की जांच करने पर दुबे को पता चला कि पशुपालन विभाग HD अपने बजटीय आवंटन से 5 गुना से भी ज्यादा खर्च कर रहा था। उन्होंने तुरंत सभी जिला कलेक्टरों को AHD के पिछले 3 वर्षों के व्यय की जांच करने के लिए एक लाइन फैक्स भेजा। दुबे को 20 जनवरी 1996 को बिहार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से एक कार्यालय ज्ञापन भी मिला, जिसमें विभिन्न कोषागारों से निकासी की राशि और तरीके पर चिंता व्यक्त की गई थी। दुबे उसी साक्षात्कार में आगे कहते हैं, 20 जनवरी को मैंने अपने एक अतिरिक्त सचिव को रांची भेजा ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिछले 3 वर्षों में ये धन कहां खर्च किया गया था, और अगले ही दिन 21 जनवरी को उन्होंने रिपोर्ट दी। न केवल उन्होंने बजट सीमा पार की है, बल्कि जिन वाउचर और बिलों के आधार पर धन निकाला गया, वे सभी फर्जी हैं। 27 जनवरी 1996 को चाईबासा के तत्कालीन जिला कलेक्टर अमित खरे ने दुबे के निर्देश पर AHD और चाईबासा स्थित कोषागार कार्यालयों पर छापा मारा। उनकी टीम द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों से धन के गबन में अधिकारियों, राजनेताओं और व्यापारियों के एक बड़े गठजोड़ की संलिप्तता का संकेत मिला। इस छापे ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसे बाद में चारा घोटाला के नाम से जाना गया।
घोटाले के उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने अनियमितताओं की जांच के लिए 2 एकल व्यक्ति आयोगों का गठन किया। हालांकि दोनों आयोगों की विश्वसनीयता पर तब सवाल उठने लगे जब पहले आयोग के एकमात्र सदस्य फूलचंद सिंह का नाम एक ही आरोप पत्र में सामने आया। संयुक्त निदेशक यूएन बिस्वास के नेतृत्व में सीबीआई जांच शुरू की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सीबीआई टीम को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े घोटाले के तार उजागर हुए। उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई से लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने का औपचारिक अनुरोध किया। चूंकि जांच की निगरानी पटना उच्च न्यायालय कर रहा था, इसलिए अदालत ने पूछा कि राज्यपाल की अनुमति क्यों ली जा रही है। सीबीआई ने जवाब दिया कि यह केवल एक एहतियाती उपाय था। हालांकि पटना और दिल्ली के राजनीतिक हलकों में काफी कुछ चल रहा था। HD देवेगौड़ा सरकार के पतन के बाद इंद्र कुमार गुजराल ने 21 अप्रैल 1997 को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। कांग्रेस, जो देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, ने निर्णय लेने में हाशिए पर होने की चिंता का हवाला देते हुए अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया। गुजराल को सर्वसम्मति से संयुक्त मोर्चा सरकार का नया नेता चुना गया, जिसमें मुलायम सिंह यादव और लालू यादव भी शामिल थे। संयोग से गुजराल और लालू के बीच लंबे समय से संबंध थे। 1991 के लोकसभा चुनावों में पटना से गुजराल का चुनाव रद्द होने के बाद लालू ने 1992 में उन्हें राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने में मदद की थी। राज्यपाल किदवई ने 17 जून 1997 को लालू पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। अन्य दलों के साथ साथ लालू की अपनी पार्टी जनता दल के भीतर से भी उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी। अपनी ही पार्टी के सहयोगियों के बढ़ते दबाव के चलते लालू औपचारिक रूप से अलग हो गए और 5 जुलाई 1997 को अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राजद का गठन किया। लालू के व्यक्तिगत करिश्मे ने उन्हें बिहार विधानसभा में जनता दल के लगभग सभी सदस्यों का दिल जीतने में सक्षम बनाया। राजद ने गुजराल सरकार का समर्थन जारी रखा, जिस पर जनता दल के 3 नेताओं शरद यादव, देवेगौड़ा और पासवान द्वारा राजद के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने का लगातार दबाव था। संयुक्त मोर्चा के अन्य नेताओं जैसे तेलुगु देशम पार्टी TDP के चंद्रबाबू नायडू और CPI-M के हरकिशन सिंह सुरजीत ने भी लालू के खिलाफ कार्रवाई और राजद नेताओं की बर्खास्तगी की मांग की। लालू ने गुजराल को शांत करने के लिए बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया। दोनों दलों के बीच टकराव में फंसे गुजराल ने बीच का रास्ता अपनाने का फैसला किया, जिसमें भारत की प्रमुख जांच एजेंसी CBI को शामिल किया गया। यह आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान देवेगौड़ा ने CBI निदेशक जोगिंदर सिंह पर लालू पर मुकदमा चलाने का दबाव डाला था। वो गठबंधन के भीतर आंतरिक कलह के दौरान लालू द्वारा उनसे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के आग्रह का बदला ले रहे थे। बाद में लालू ने 2008 में NDTV के शेखर गुप्ता के साथ एक साक्षात्कार में इसकी पुष्टि की। मैं 7 रेसकोर्स रोड स्थित उनके आवास पर गया और उनसे कहा, आप मुझे क्यों फांसी दे रहे हैं? मैं बिहार में काम नहीं कर पाऊंगा। वो रूखे थे और मैं बहुत उत्तेजित हो गया। हमने एक दूसरे को गालियां दी। वो रोने लगे और बेहोश हो गए। लालू ने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाना एक गलती थी। जहां देवेगौड़ा ने लालू पर निशाना साधने के लिए कथित तौर पर CBI का इस्तेमाल किया था, वहीं अब गुजराल की बारी थी कि वे CBI का इस्तेमाल बिल्कुल उलट तरीके से करें। हालांकि घोटाला इतना बड़ा हो चुका था कि इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता था। गुजराल ने CBI प्रमुख जोगिंदर सिंह से अभियोजन की कार्यवाही धीरे धीरे आगे बढ़ाने को कहा। जोगिंदर सिंह ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, जब मैंने श्री गुजराल को मामले के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा। मैंने उनसे लिखित में आदेश देने को कहा। उन्होंने I.K. गुजराल कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं? मैंने हाँ कहा और कहा कि आपको मेरे और पटना उच्च न्यायालय के बीच क्या चल रहा है, इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। जोगिंदर सिंह ने आगे बताया कि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ और उन्हें तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता का एक और फोन आया, जिसमें उन्होंने उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने और अपनी नौकरी की रक्षा करने को कहा। चारा घोटाले ने न केवल लालू और कई अन्य लोगों के करियर को कलंकित किया, बल्कि बिहार की हमेशा से सुस्त रही नौकरशाही की निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी गहरा धक्का पहुंचाया। अधिकारी जोखिम उठाने से कतराने लगे और खर्च से जुड़ी किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने से कतराने लगे। कई बड़ी पहल या योजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी गईं। लालू ने 2006 में स्वीकार किया कि चारा घोटाले ने उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को खत्म कर दिया। गृहिणी से मुख्यमंत्री तक
इस सारे शोर शराबे और अपने सिर पर लटकी तलवार के बीच लालू ने अपना मैकियावेली राजनीतिक रुख बरकरार रखा। पहले उन्होंने जनता दल का विभाजन करके राजद का गठन किया और अपनी सरकार बचाई, और फिर अपनी अनपढ़ पत्नी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया। बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी की नियुक्ति न केवल अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक थी, बल्कि हिंदी पट्टी की सबसे चतुर राजनेताओं में से एक द्वारा उठाया गया एक चतुर कदम भी था। राबड़ी, जो अनपढ़ थी और तब तक लालू की एक समर्पित गृहिणी के अलावा कोई और भूमिका नहीं निभाती थी, अचानक राष्ट्रीय परिदृश्य पर छा गई। गोपालगंज जिले के सालार कला गांव में एक छोटे किसान शिव प्रसाद चौधरी के घर जन्मी। उनकी शादी कम उम्र में ही लालू से हो गई थी। राबड़ी अपनी शादी से जुड़े पारिवारिक ड्रामे को याद करती है। शादी के दौरान खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरी बाकी 3 बहनों की शादी अच्छी खासी जमीन वाले संपन्न परिवारों में हुई थी, जबकि मेरे ससुराल वालों के पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी। मेरी शादी के दौरान खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी बाकी 3 बहनों की शादी अच्छी खासी जमीन वाले संपन्न परिवारों में हुई थी, जबकि मेरे ससुराल वालों के पास सिर्फ एक फूस की झोपड़ी थी। हर कोई मेरे पिता से पूछता रहा कि वो अपनी बेटी को एक भिखारी को क्यों सौंप रहे हैं। अगले 2 दशकों में राबड़ी और लालू की शादी से 9 बच्चे हुए, जिनमें से 7 लड़कियां थीं। ऐसा माना जाता है कि आपातकाल के दौरान संजय गांधी के जबरन नसबंदी अभियान का विरोध करने का ये दंपति का अनूठा तरीका था। दंपति ने अपने पहले बच्चे का नाम भी कुख्यात आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के नाम पर मीसा रखा, जिसका इस्तेमाल आपातकाल के दौरान लालू और कई अन्य नेताओं को हिरासत में लेने के लिए किया गया था। राबड़ी की नियुक्ति ने न केवल आलोचना की, बल्कि लोगों में जिज्ञासा भी जगाई। उनके असामान्य नाम से लेकर उनकी बहन के और भी अधिक असामान्य नाम, जलेबिया तक, सब कुछ राज्य में चर्चा का विषय बन गया। राजनीतिक पंडितों ने ऐसी प्रणाली की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर अलग अलग राय व्यक्त की। आलोचकों ने कहा कि उनका भाग्य एमजीआर की विधवा जानकी रामचंद्रन या एन.टी. रामाराव की विधवा लक्ष्मी पार्वती जैसा होगा। उनके पति के राजनीतिक विरासत के दावों को उनके राज्य के मतदाताओं ने खारिज कर दिया। राबड़ी अचानक मुख्यमंत्री आवास, एक अणे मार्ग के रसोई के कोने से निकलकर आधिकारिक निवासी बन गई। आगे का सफर उनके लिए आसान नहीं होगा, ये बात उनके हर सार्वजनिक कार्यक्रम के तुरंत बाद साफ हो गई। शपथ लेते समय 3 बार उनकी लड़खड़ाहट देखने के बाद लालू के सिपहसालार राबड़ी के सार्वजनिक कार्यक्रमों को संभालने और यह सुनिश्चित करने पर पूरी तरह केंद्रित हो गए कि वे कोई गलती न करें। बाद में राबड़ी को अपनी शादी के बाद पटना की अपनी पहली यात्रा अच्छी तरह याद है, जब पूरा जिला कर्फ्यू में था। 1974 में बसंत पंचमी के दिन पटना पहुंचने के लिए उन्होंने सोनपुर के पहेली घाट से एक स्टीमर लिया। उन्हें ये भी याद है कि उन्हें पुलिस से भी जूझना पड़ा था, जो लालू को उनके पशु चिकित्सा महाविद्यालय के चपरासी के क्वार्टर में ढूंढने आती थी, जब वे गिरफ्तारी से बच रहे थे। 23 साल बाद लालू न सिर्फ गिरफ्तारी से बच रहे थे, बल्कि उसे टाल रहे थे। इस बार उनके सामने पुलिस से बचने की नहीं, बल्कि एक ज्यादा जटिल स्थिति थी। राबड़ी के सामने पहली चुनौती सदन का सामना करके अपना बहुमत साबित करना था। बिहार विधानसभा में अपने पहले भाषण में राबड़ी ने अपना तैयार भाषण ध्यान से और रुक रुक कर पढ़ा। भाषण शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। सुशील मोदी के नेतृत्व में विपक्ष, सत्ताधारी दल और लालू द्वारा लोकतंत्र का मजाक उड़ाने पर हमला करने को आतुर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। हंगामे से बेपरवाह राबड़ी अपनी गुलाबी साड़ी में शांत रही। कुछ ही क्षणों बाद बिना किसी धनुष बाण के उन्होंने अपनी सबसे भावुक अपील की। वो सुशील मोदी को संबोधित करने के लिए उठी, जिन्हें वे आपातकाल के दिनों से लालू के साथी के रूप में जानती थी। मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा भाई माना है। इस राजनीतिक नौसिखिए की इस बेताब अपील ने उग्र विपक्ष को शांत कर दिया। सुशील मोदी ने लालू पर अपना हमला जारी रखा और राबड़ी को सलाह दी कि वे उस अपराधी को अपने घर से बाहर निकाल दें। राबड़ी को शायद यह एहसास हो गया था कि सदन की बहसें बिहार के गांवों के बरामदों में होने वाली आम बहसों से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने पलटकर कहा, मैं उसे आपके घर भेज दूंगी। सदन में ठहाके गूंज उठे। संसदीय कार्य मंत्री रघुनाथ झा को बहस का जवाब देने का काम सौंपा गया। सदन में बहुमत साबित करने के बाद राबड़ी ने पत्रकारों को एक अच्छी तरह से तैयार की गई पंक्ति के साथ संबोधित किया। मैं अपने पति की हर बात मानूंगी, लेकिन उनके गलत आदेशों, गलत सलाह पर नहीं चलूंगी। शपथ ग्रहण के बाद के महीनों में राबड़ी ने कुछ पंक्तियां सीख ली जो लालू के बारे में पूछे जाने वाले जरूरी सवालों पर अक्सर इस्तेमाल करती थी। राबड़ी का अक्सर जवाब होता था, मेरे पति चोर नहीं है। उन्हें इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वे दलितों और गरीबों के लिए लड़ते हैं।
जब उनसे परिवार की आय से ज्यादा संपत्ति के स्वामित्व के बारे में पूछा जाता था तो वे कहती थी, क्या हमने कोई चोरी की है कि हमें जेल जाना पड़े? ये तो बस कुर्सी की लड़ाई है। गृहिणी से राज्य की मुख्यमंत्री बनने की अपनी भूमिका में बदलाव पर वो अनिच्छा से स्वीकार करती कि उन्हें बोझ महसूस हो रहा है, लेकिन इससे उनकी पत्नी और मां की भूमिका नहीं बदलेगी। वो गर्व से कहती, मुख्यमंत्री बनकर भी मैं अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती रहूंगी। हालांकि जब उनसे शासन में अपनी प्राथमिकताएं बताने के लिए कहा जाता तो वो उन मुहावरों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती जिन्होंने लालू को लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखा था, यानी सामाजिक न्याय और गरीबों व महिलाओं का सम्मान। राजनीति के मामलों में राबड़ी साहेब के हर शब्द का ध्यान से पालन करती थी, लेकिन उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि पारिवारिक मामलों में वो किसी से नहीं डरती। राजनीतिक गलियारों में लालू के केंद्रीय कोयला मंत्री और लालू की खास विश्वासपात्र कांति सिंह के साथ संबंधों को लेकर अफवाहें उड़ी। राबड़ी देवी को समझाने में नाकाम रहने के बाद लालू को उनकी बात माननी पड़ी कि कांति सिंह का अब उनके घर में स्वागत नहीं है। राबड़ी जब राजनीति और प्रशासन के गुर सीख रही थी तब कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि उनके स्वतंत्रता दिवस के भाषण जैसे मामूली मुद्दों पर भी। हालांकि ज्यादा बड़ी चिंताएं प्रशासनिक कुप्रबंधन के रसातल में बिहार के धंसने और माफिया के लगातार बढ़ते प्रभाव को लेकर थी। साले साहब की सरकार, लालू के कुख्यात साले साधु और सुभाष यादव अपनी बहन राबड़ी के मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले ही कुख्यात हो चुके थे। S2 कहे जाने वाले साधु और सुभाष यादव ने परिवार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास एक अने मार्ग में शिफ्ट होते ही राज्य के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं संभाल ली थी। कुछ साल पहले ही साधु ने लालू के बड़े भाई महावीर राय पर भी हमला किया था, जिनके साथ लालू अपने संघर्ष के दिनों में रहा करते थे। सुभाष भी पीछे नहीं थे और उन पर 1995 के विधानसभा चुनावों में पटना में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी की पत्नी को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया गया था। यादव बंधुओं की भूमिका को लेकर उनकी बहन राबड़ी के मुख्यमंत्री बनते ही चिंताएं उठने लगी। चिंताएं बेबुनियाद नहीं थीं, जैसा कि जल्द ही पता चला। दोनों भाई राबड़ी की आंख और कान बन गए। साधु ने राबड़ी के 74 सदस्यों वाले नए मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में भी अहम भूमिका निभाई। हालांकि मंत्रालय में प्रथम परिवार के गृह जिले गोपालगंज से एक भी सदस्य नहीं था। ऐसा माना जाता है कि यह उनके जागीर में किसी वैकल्पिक सत्ता केंद्र से बचने के लिए किया गया था। साधु और सुभाष के बढ़ते प्रभाव ने उन्हें और भी महत्वाकांक्षी बना दिया। साधु पहले से ही कौटिल्य मार्ग पर एक सरकारी बंगले में रह रहे थे, जिसे बाद में एक प्रशासन ने नियमित कर दिया जो उनकी मदद करने को उत्सुक था। उन्होंने अपने निवास को दी जाने वाली महत्ता दिखाने के लिए अपने सरकारी बंगले का नाम बदलकर 10 जनपद रख दिया। साधु के दुस्साहसिक कारनामे तो एक IAS अधिकारी NK सिन्हा 2001 में अपने कक्ष में तत्कालीन परिवहन सचिव सिन्हा पर साधु और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर तब हमला किया था जब उन्होंने साधु के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था कि उनके एक आदमी को उनके गृह जिले गोपालगंज में स्थानांतरित किया जाए। उनके बढ़ते दुस्साहस ने साधु को एक दुस्साहस की ओर धकेल दिया जब उन्होंने तख्तापलट करने और राबड़ी को हटाने की कोशिश की। उन्होंने जाकर 50 विधायकों के हस्ताक्षर एकत्र किए, लेकिन वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। इस घटना ने परिवार में उनके कद को कम कर दिया और छोटे भाई सुभाष के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। सुभाष यादव ने 1993 में मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने जल्द ही बिहार राज्य विधानसभा में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में नौकरी हासिल कर ली, जिसमें लालू ने मदद की। हालांकि सुभाष को जल्द ही कई अन्य अवैध नियुक्तियों के साथ 1996 में हटा दिया गया, लेकिन उनकी भूमिका तब बदल गई जब लालू गिरफ्तार हो गए और राबड़ी उनकी जगह मुख्यमंत्री बन गई। सुभाष अपने चंचल भाई साधु के विपरीत आक्रामक होने पर भी गणना करने वाले थे। वो लालू, पार्टी और सरकार के बीच एक अहम कड़ी बन गए। वो अक्सर जेल में अपने बहनोई से मिलने जाते और उनके आदेशों का पूरी निष्ठा से पालन करते। जल्द ही सुभाष के जेल जाने की संख्या बढ़ गई और पार्टी और राज्य प्रशासन में उनकी भूमिका और भी सक्रिय हो गई। सुभाष लालू की रैलियों और यात्राओं के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाते, चाहे वो पटना में हो या रांची में। सुभाष की निष्ठा उनके अक्सर उद्धृत कथन में झलकती है, हम वही करेंगे जो जीजाजी कहेंगे और कुछ अपने मन का भी करेंगे, क्योंकि उनका साला है। सुभाष यादव ने अपनी सारी जमीनी तैयारी और मुख्यमंत्री आवास से अपनी निकटता का उपयोग करके अपना एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाया। सुभाष का बढ़ता प्रभाव प्रशासनिक फैसलों में उनकी दखलंदाजी और साधु के साथ राज्य में सभी तबादलों और पदोन्नतियों में उनकी भूमिका से स्पष्ट था।
1998 में उन्होंने एक शराब की दुकान पर छापा मारने, स्टॉक जब्त करने और प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार करने पर शहर के एक एसपी को सार्वजनिक रूप से गाली दी। सुभाष और उनके आदमियों ने जब्त स्टॉक बरामद करने के बाद गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दिया। उन्हें जल्द ही विधान परिषद में नामांकन और किंग जॉर्ज एवेन्यू पर मुख्यमंत्री आवास के पीछे एक विशाल सरकारी बंगला मिला। विधान परिषद एमएलसी का सदस्य बनने के तुरंत बाद उनकी बढ़ती संपत्ति और कुकर्मों ने विपक्ष को उनके इस्तीफे की मांग करने पर मजबूर कर दिया। अखबारों में अक्सर खबरें छपती थी कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों को अपने आदेशों का पालन करने के लिए धमकाया। विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने अपने आरोपों में लालू प्रसाद यादव के इस सर्वशक्तिमान साले की कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया। सुशील मोदी ने दावा किया कि सुभाष 3 प्रमुख वित्तीय विभागों, उत्पाद शुल्क, परिवहन और कार्मिक को नियंत्रित करते थे। वो लालू और राबड़ी के माध्यम से सभी तबादलों और नियुक्तियों का प्रबंधन करते थे। ये भी आरोप लगाया गया कि वो बसों का एक बेड़ा चलाते थे और उनकी पत्नी ठेकेदारी और टोल वसूली के लिए मुखबिर के रूप में काम करती थी। राजद के पूर्व मंत्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल, जिन्हें इस प्रवृत्ति के खिलाफ विद्रोह करने का साहस करने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, ने आरोप लगाया कि बिहार में 2 खजाने हैं, सरकारी खजाना जो खाली था और निजी खजाना जो भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि बिहार में 2 समानांतर सरकारें चल रही थी, एक नामात्र की मुखिया राबड़ी देवी और दूसरी उनके सत्ता लोलुप भाइयों की। लालू ऐसे आरोपों से बेपरवाह रहे और अपने दोनों भाइयों के बीच प्रतिद्वंद्विता का भरपूर आनंद लिया। वो सार्वजनिक रूप से उनके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करने से कभी नहीं चूके। वे वस्तुतः मेरे जासूस हैं और मुझे असंतुष्ट गतिविधियों के बारे में सूचित करते रहते हैं। सुभाष ने तो लालू के आपराधिक विधायकों के साथ कथित संबंधों को भी तूल दिया, जिनके समर्थन ने लालू के शासन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। राबड़ी की चिंताएं सिर्फ अपने भाइयों तक ही सीमित नहीं थी। लालू के सीबीआई की जांच के घेरे में आने के बाद उनके परिवार की आय से अधिक संपत्ति में उनकी अपनी भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई। एहतियात के तौर पर उन्होंने 1986-96 की अवधि के लिए 2.73 लाख रुपए का व्यक्तिगत आयकर दाखिल किया। इससे वे आयकर के रडार पर आ गईं। उन पर एक ट्रैवल एजेंसी चलाने का भी आरोप लगाया गया, जिसका मालिक चारा घोटाले में लालू का सह आरोपी था। पूछताछ के दौरान राबड़ी ने बताया कि उनके और उनके परिवार के पास कृषि भूमि और डेयरी फार्म है और यह संपत्ति इन्हीं स्रोतों से अर्जित की गई थी। हालांकि जब उनसे इन फॉर्मों के सटीक स्थान या उनके अधिग्रहण के तरीके के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बेतुके बयान दिए। 1998 के संसदीय चुनावों ने लालू और पार्टी के लिए एक जटिल पारिवारिक मुद्दा भी खड़ा कर दिया। लालू के दोनों साले गोपालगंज से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। बड़े भाई साधु किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए थे। साधु ने कहा कि उन्होंने 23 साल तक इस क्षेत्र की देखभाल की है और राबड़ी दीदी के आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं, जबकि छोटे लेकिन ज्यादा परिपक्व दिखने वाले सुभाष ने लालू पर अपनी उम्मीदें टिका रखी थी। हमारे लिए साहेब ही सब कुछ है, साहेब ही फैसला करेंगे कि कौन उम्मीदवार होगा। हालांकि इंतजार की यह अवधि साधु को रोक नहीं पाई और उन्होंने राजद के एक अन्य विधायक मुनाजिर हसन के साथ मिलकर सुभाष के कुछ समर्थकों की पिटाई कर दी। जाहिर है दोनों नशे में थे। हालांकि ये सीट उन दोनों में से किसी को भी आवंटित नहीं की गई और राजनीतिक रूप से चतुर लालू ने मौजूदा सांसद लाल बाबू प्रसाद यादव को टिकट दे दिया।